हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस और थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप लोग अगर क्लासेस नहीं किए हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे तो आपको सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप हमारे टेलीग्राम आईडी से जुड़ जाइए। उससे क्या बेनिफिट होगा कि जो भी क्लासेस होती हैं, ठीक है, उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाती है, वो भी फ्री, बिना किसी फीस के। ठीक है, और एक बात और, अभी एक दो दिन में आपको टाइम टेबल दे दिया जाएगा कि कौन से समय कौन सी क्लासेस चलेंगी। अच्छे से क्लास को करिए और अब लापरवाही मत करिए। खासकर फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए बात कही जा रही है, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर वाले तो अब बच्चे तो खुद इतने मैच्योर हो गए हैं कि उनको पता है कि अगर हम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा कि हम ही को बैक लगेगा, तो हम ही को परेशानी होगी। इन फ्यूचर आने वाली वैकेंसीज में आप जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ठीक, उस एग्जाम में आप बैठ नहीं पाएंगे अगर आपका बैक लगेगा। तो अभी अपनी पढ़ाई को इतना बेहतर बनाइए कि थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में कोई भी बैक ना लगे। और थर्ड सेमेस्टर वाले सभी बच्चे, जो भी उनके फैमिली में, फ्रेंड्स में, कॉलेज में जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं, उनको वो अच्छे से समझाएं कि इस बार एडमिशन की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो देख सकते हैं कि बीटीसी में भी कंपटीशन का लेवल जो है वो बहुत हाई होता जा रहा है। और जितना कंपटीशन का लेवल हाई हो रहा है उतना ही ज़्यादा बच्चों का बैक लगता है। क्योंकि जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में थे, थर्ड सेमेस्टर वाले जब फर्स्ट सेमेस्टर में थे, तभी उनको पता होगा कि कितने सारे बच्चों का बैक लगा है। तो ये आप लोग की ड्यूटी है कि आप उनको मोटिवेट करें, उनको बताएं कि जो है मन लगा के पढ़ें, नहीं तो फिर बैक लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो एक बार ये वीडियो आप उनके साथ शेयर कर दीजिएगा, फर्स्ट सेमेस्टर वालों के साथ। और आप इस वीडियो को भी शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हम लोग जो है सोच रहे हैं, हम लोग की पूरी कोशिश रहती है कि हम लोग अपना बेस्ट दें ताकि आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आए। ठीक, तो चलिए आज जो है हम डिस्कस करेंगे आपका जो पेपर वन है, यानी शैक्षिक मूल्यांकन, उसका चैप्टर वन। ठीक है, आपका जो पेपर वन है शैक्षिक मूल्यांकन, ठीक, तो उसी का आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए आप अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं, पढ़ाई की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अध्याय वन है, यानी चैप्टर वन है, और चैप्टर वन का नाम है आपका मापन एवं मूल्यांकन। ठीक, इस चैप्टर में हम मापन मापन के जो है बारे में पढ़ेंगे, फिर अगली क्लास में मूल्यांकन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिएगा मापन क्या होता है। मापन को इंग्लिश में बोलते हैं मेजरमेंट, और मूल्यांकन को इंग्लिश में बोलते हैं इवेल्युएशन। ठीक, तो सबसे पहले समझिए मापन होता क्या है। मापन होता क्या है, मेजरमेंट। मापन तो सभी सुने होते हैं, लेकिन अगर उनको बोल दिया जाए कि मापन होता क्या है तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि तो पहले ये समझिए कि मापन क्या है। तो मापन किसी वस्तु या उपलब्धि का संख्यात्मक मान है। इसका प्रत्यक्ष संबंध परिणाम अथवा मात्रा से होता है। कहने का मतलब ये है कि कोई वस्तु है, ठीक, कोई वस्तु है, उसकी जो भी उपलब्धियां हैं उसका संख्यात्मक मान ही मापन कहलाता है। ठीक, समझिएगा, मापन क्या है कि मापन किसी वस्तु या उपलब्धि का संख्यात्मक मान है, और इसका प्रत्यक्ष संबंध किससे होता है, परिणाम अथवा मात्रा से होता है। ठीक, जैसे समझिएगा, मान लीजिए एक वस्तु है, यानी आपका वस्तु हो गया चीनी। ठीक, क्या है, चीनी है। अब जो है इसका हम मापन करेंगे कि चीनी कितनी है, 1 किलो है। ठीक, कितनी है, 1 किलो है। या मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आप चाय बनाइए। ठीक, तो आप जब चाय बनाते हैं तो क्या करते हैं, पहले आप दूध को मापते हैं कि 1 कप हम दूध लिए। ठीक, एक 1 टीस्पून क्या लिया आप, 1 चम्मच आप क्या लिए, चाय पत्ती लिए, है ना। 1 चम्मच आप क्या लिए, चाय पत्ती लिए। 1 चम्मच आप क्या लिए, चीनी लिए। तो वही कहा था कि चाय बनाने के लिए आप इन सब चीजों का क्या कर रहे हैं, वस्तुओं का क्या कर रहे हैं, मापन कर रहे हैं। यही क्या है, आपका मापन है। 1 किलो, 1 चम्मच, 1 चम्मच, 1 कप, ये सब क्या है, संख्यात्मक मान है। चीनी का जो 1 किलो है, ये वस्तु का 1 किलो क्या है, आपका संख्यात्मक मान है। ठीक, इसी को क्या कहा जाता है, आपका मापन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए
कोई व्यक्ति है, ठीक। क्या है? कोई व्यक्ति है, ठीक। तो मान लीजिए इसका हमें मापन करना है, ठीक, वस्तु या व्यक्ति, इसका आपको मापन करना है तो कैसे करेंगे कि इसकी हाइट कितनी है? हाइट कितनी है? 5 इंच, है ना। इनका वजन कितना है? 30 किलो। तो ये 30 किलो, 5 इंच, ये सब क्या है आपका? यही आपका क्या है? मापन है, ठीक। तो किसी वस्तु का या उपलब्धि का जो संख्यात्मक मान होता है वही आपका क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। आई बात समझ में? और इसका जो प्रत्यक्ष संबंध होता है वो किससे होता है? परिणाम से होता है या मात्रा से होता है। अब मात्रा और परिणाम समझिएगा। मात्रा, मात्रा कैसे? जैसे चीनी की मात्रा 1 किलो, ठीक। अब इस व्यक्ति की जो लंबाई है या ये की मात्रा ही क्या कितना है? ये 5 इंच, 30 किलो, ठीक। तो ये सब क्या है? मात्रा है। तो मापन का जो प्रत्यक्ष संबंध होता है वो किससे होता है आपका? परिणाम से होता है और मात्रा से होता है। गॉट इट? चलिए अब एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, ठीक। पहला एग्जाम्पल समझिएगा। श्याम का वजन 30 किलोग्राम है, ठीक। तो ये मापन ही तो है। 30 किलोग्राम क्या है आपका? श्याम का वजन है, ठीक। और दूसरा एग्जाम्पल है आपका, मोहन की बुद्धि लब्धि 140 है। तो मोहन का जो आईक्यू लेवल है वो भी मापा जा रहा है कि जो मोहन है उसकी जो बुद्धि लब्धि यानी जो आईक्यू लेवल है वो 140 है, ठीक। और देखिएगा, अगला है निहारिका की गणित में 90% अंक है। अब देखिए निहारिका की जो पढ़ाई हो रही है ना, जो वो पढ़ रही है उसका भी आपका मापन कर दिया जा रहा है कि निहारिका जो गणित में है उसको 90% अंक मिल रहा है। ये भी तो मापन ही है एक प्रकार का कि निहारिका का जो गणित में जो परसेंटेज है या अंक है वो कितना है? आपका 90% है। तो ये क्या हुआ? आपका मापन हुआ, ठीक। अब देखिएगा, समझ लीजिएगा फिर से। किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। यानी जो भी भौतिक राशि है उसको अगर हम जो है संख्याओं में व्यक्त करते हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका मापन कहा जाता है। जैसे अभी हम लोगों ने आगे पढ़ा था, मान लीजिए किसी वस्तु की लंबाई तो हम इंच में, दूरी मीटर में, ठीक। और अगर किसी का भार तो किलोग्राम में। तो ये सभी क्या है? आपका मापन है, ठीक। मापन मुख्यतः तुलना करने की एक प्रक्रिया है। मापन क्या है? तुलना करने की एक प्रक्रिया है, ठीक। प्राचीन काल में मापन के लिए हाथ, फुट, गज, अंगुली, मीटर आदि का प्रयोग होता रहा है। कहने का मतलब ये है कि प्राचीन काल में, पुराने समय में जो मापन करने का तरीका था वो हाथ के द्वारा, फुट के द्वारा, गज के द्वारा, अंगुल के द्वारा, मीटर के द्वारा जो है मापन किया जाता था, ठीक। जैसे अब हम समझते हैं, जैसे आज के टाइम में नहीं, ये हमेशा, ठीक। ये तो हमेशा से होता आ रहा है। मान लीजिए जब घड़ी वड़ी नहीं था तो वो पुराने जो लोग थे वो जब घड़ी नहीं था तो वो कैसे जानते थे कि हाँ सुबह हो गया, शाम हो गया, दोपहर हो गया? वो जो सूर्य होते थे, जो सूरज निकलता था उससे उनको पता चलता था कि अच्छा अभी निकला है तो अभी ये टाइम हुआ है। जब दोपहर में एकदम सर के ऊपर आ जाता था सूरज तो दोपहर हो गया, अस्त होने वाला है तो शाम हो गया। पहले के लोग ऐसे पता करते थे, ठीक। हालांकि अब तो घड़ी वगैरह हो गया, मोबाइल में वो टाइम वगैरह सब अवेलेबल हो गया है तो चीजें पर डे जो है थोड़ा अच्छा होता जा रहा है, यानी जो है बेहतर होता जा रहा है। तो अब देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल समझिएगा। पहला एग्जाम्पल है प्रतिदिन की चीजों में मापन। जैसे पर डे का जो होता है उसमें हम मापन कैसे करते हैं? जैसे घड़ी देखना, है ना। समय का मापन यानी घड़ी देखते हैं कि अच्छा अभी कितना बज रहा है, अभी इतना बज रहा है, ठीक। स्केल, ठीक। स्केल के द्वारा हम क्या करते हैं कि अच्छा ये इतना लंबा है, ठीक। किसी चीज को क्या करते हैं? मापते हैं, है ना। कि अच्छा ये पेन इतनी लंबी है। जैसे कोई टेलर है, ठीक। टेलर जो होता है वो कपड़ा सिलता है तो कैसे सिलता है? उसके पास स्केल होता है या जो मीटर वाला फीता आता है वो उससे मापता है, ठीक। थर्मामीटर से आपका फीवर चेक मापा जाता है कि यहाँ कितना डिग्री सेंटीग्रेड फीवर है या तो कितना फ़ारेनहाइट फीवर है, ठीक। और कैलकुलेटर से हम क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं, चीजों को गणना करते हैं, ठीक।
चाय में चीनी कितनी डालनी है, ये भी आपका मापन है। सब्जी में नमक कितना डालना है, ये भी आपका मापन है। ठीक, अब अगला देखिएगा, प्रकृति में मापन ग्रहों के घूमने की गति, ऋतु परिवर्तन, सूर्य का उदय व अस्त होना, ये सब भी क्या है, मापन की ही एक प्रक्रिया है। ये प्रकृति के मापन का एक प्रक्रिया है। ठीक है, अब देखिएगा आगे, मापन वह प्रक्रिया है, मापन क्या है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न योग्यताओं तथा गुणों को परिमाण यानी क्वांटिटी या मात्रा के रूप में बताया जाता है। ठीक, मापन क्या है, परमाणीकरण की प्रक्रिया है। क्या है ये, परमाणीकरण की प्रक्रिया है, यानी इसको हम क्या करते हैं, क्वांटिटी के रूप में बता सकते हैं, यानी परिमाण के रूप में बता सकते हैं। ठीक, और एक तो क्वांटिटी होता है, एक क्या होता है, क्वालिटी होता है, यानी गुण होता है। तो क्या हम क्वालिटी को परिमाण के रूप में बता सकते हैं, बिल्कुल नहीं। अब हम ये कहेंगे क्वालिटी में क्या आता है, गुण आता है ना, यानी अच्छा है, खराब, अच्छा है, ठीक, सुंदर है। तो क्या हम इसको ये कहेंगे कि वो 1 किलो अच्छा है, वो 1 किलो सुंदर है, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए कहा जाता है कि जो आपका क्वालिटी है, क्वालिटी वो परिमाण के रूप में बताया नहीं जा सकता। ठीक, परिमाण के रूप में बताया नहीं जा सकता है। और आपका जो मापन है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न योग्यताओं तथा गुणों को परिमाण यानी क्वांटिटी या मात्रा के रूप में बताया जाता है। आगे बात समझ में, मापन एक परमाणीकरण की प्रक्रिया है। मापन क्या है, एक परमाणीकरण की प्रक्रिया है। आगे बात समझ में, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, मापन प्रतीक। मापन प्रतीक क्या होता है, देखिए बहुत इजी चीजें है, कुछ भी नहीं है, आप सभी को ये चीजें पता है। बस ये होता है कि इसको हम अपने लैंग्वेज में कैसे बताएं। ठीक, बाकी आप सभी को पता है मापन क्या होता है, मापन हम कैसे करते हैं, मापन का यूज क्या है, आप सबको सभी चीजें पता है। तो उसी को बेस बना के आप चीजों को समझिए। ठीक है, देखिए मापन प्रतीक क्या है, किसी योग्यता का मापन जिस प्रतीक द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे मापन प्रतीक कहते हैं। यानी जो भी किसी वस्तु या व्यक्ति की जो भी योग्यता है, ठीक, उसका मापन जब हम करते हैं, मापन तो हम कर लिए, अब हम जिस प्रतीक द्वारा उसको व्यक्त करेंगे वही मापन कहलाएगा। ठीक, समझिएगा कैसे, जैसे लंबाई है, ठीक, क्या है आपका, लंबाई। अब लंबाई तो है, लंबाई को हम किस में व्यक्त करेंगे, ये आपका लंबाई तो मापन हो गया। अब इसको हम किस में व्यक्त करेंगे, लंबाई तो इंच में, है ना, इंच में हम करेंगे, मीटर में करेंगे, सेंटीमीटर में करेंगे। यही इंच, मीटर और सेंटीमीटर आपका मापन प्रतीक कहलाता है। ठीक, लंबाई तो आपका मापन हो गया। अब इसको प्रदर्शित करने के लिए जो हम प्रतीक व्यक्त कर रहे हैं वही आपका मापन प्रतीक कहलाता है। तो ये आपका इंच, मीटर, सेंटीमीटर, ये सब क्या है, आपका मापन प्रतीक है। ये लंबाई का मापन प्रतीक है। आगे बात समझ में, अब दूसरा देखिए, जैसे वजन है ना, वजन क्या है, आपका मापन है। अब वजन को जो है हम ग्राम में, है ना, ग्राम में, किलोग्राम में, ठीक, टन में ऐसे मापते हैं। तो ये जो आपका ग्राम है, किलोग्राम है, ये सब क्या है, आपका मापन प्रतीक है। ठीक है, समझ में आ गया मापन प्रतीक क्या होता है, फिर से समझिएगा, किसी योग्यता का मापन जिस प्रतीक द्वारा हम व्यक्त करते हैं वही प्रतीक आपका मापन प्रतीक कहलाता है। ठीक, ये वाला एग्जाम्पल के थ्रू समझ गए होंगे और ये समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि आपके जो रेमर्स एंड गेज हैं, ठीक, ये आपके जो एक रेमर्स एंड गेज जी, मतलब कि जो आपके साइंटिस्ट हैं या तो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या कहा मापन को लेकर। ठीक, मापन के बारे में उन्होंने क्या कहा वो हम पढ़ेंगे। देखिए, रेमर्स एंड गेज ने और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा है कि रेमर्स और गेज जो हैं उन्होंने मापन को स्पष्ट करते हुए ये कहा है कि देखिएगा, मापन में यह पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी है। ठीक, यानी रेमर्स एंड गेज ये कह रहे हैं कि मापन के द्वारा हमें यह पता चल जाता है कि जो वस्तु है वह कितना है। ठीक? और उन्होंने मापन और मूल्यांकन दोनों के बारे में कहा है कि, और जबकि मूल्यांकन में उन्होंने यह बताया है कि वस्तु कितनी अच्छी है। ठीक,
अभी आप मापन समझिए, अगले चैप्टर में हम आपको मूल्यांकन अच्छे से समझाएंगे। हालांकि यहाँ पे एक बार समझ लीजिए। देखिए, रेमर्स एंड गेज ने ये बताया कि मापन क्या है। मापन हम ये देखते हैं कि वस्तु जो है उसकी मात्रा कितनी है, यानी वस्तु कितना है, 1 किलो है, 1 लीटर है, ठीक, 1 लीटर है कि 1 इंच है, ठीक है। ये सब आपका क्या है, मापन है। और मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन में ये है कि ये वस्तु कितनी अच्छी है, कि वस्तु कितनी अच्छी है ना, कि अच्छा है, तीखा है, मीठा है, ठीक। ये आपका रेमर्स एंड गेज के अनुसार इन्होंने ये कहा कि मापन से यह पता चलता है कि वस्तु कितनी है, और मूल्यांकन से यह पता चलता है कि वस्तु कितनी अच्छी है, ठीक। अब हम ये देखेंगे अगला टॉपिक कि मापन के अंग, ठीक, मापन के अंग क्या क्या है वो देखेंगे। तो मापन के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, समझिएगा। पहला देखिए, वह वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया जिसकी किसी विशेषता का मापन होना है। पहले इसको समझिए, फिर मैं आपको भी अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी, ठीक। देखिए, दूसरा है आपका विशेषता को मापने के उपकरण अथवा विधियां, ठीक। अगला है आपका वह व्यक्ति जो मापन करता है, अर्थात मापन करता है, ठीक। अब ये आपका क्या है, 3 अंग है। पहला अंग है आपका वह वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया जिसकी किसी विशेषता का मापन होना है। जैसे कि पहला आपका अंग क्या हो गया, कोई वस्तु या कोई प्राणी, ठीक, जिसकी हमें क्या करना है, उसकी विशेषता का मापन करना है। पहला तो आपका वो ये हो गया, ठीक। और दूसरा कौन है, उस विशेषता को मापने के लिए जो उपकरण या विधि का आप प्रयोग कर रहे हैं, वो आपका क्या हो गया, दूसरा हो गया। और तीसरा क्या है, वह व्यक्ति जो मापन करता है अथवा मापन करता। समझिएगा, पहला मान लीजिए आपका क्या हो गया, ये मिल्क हो गया, यानी दूध हो गया, ठीक। हमें दूध को क्या करना है, पहला तो जो वस्तु, यानी ये वस्तु है, इसकी हमें विशेषता का मापन करना है, ठीक। अब दूसरा हम क्या है इसमें, कि विशेषता को मापने के उपकरण या विधि। तो अब हम इस दूध को जो है मापेंगे कैसे, कैसे मापेंगे, तो हम कैसे मापेंगे, आपके लीटर के द्वारा मापेंगे, है ना। तो ये लीटर, या तो जो 1 लीटर वाला जो आता नहीं है आपके पास, आप सभी को पता होगा कि दूध मापने के लिए जो लीटर का प्रयोग होता है, जो आपके घर में दूध वगैरह देने आते होंगे उनके पास वो लीटर होता है, उसी से वो माप के आपको दूध देते हैं ना। तो वही आपका उपकरण हो गया, इस लीटर के उपकरण के द्वारा हम दूध को मापते हैं। और तीसरा मापन करता, तो तीसरा जो है मान लीजिए वो दूध वाला है ना, दूध वाला हो गया। तो दूध वाला क्या करता है, दूध को माप के वो ग्राहकों को देता है। तो यही आपके मापन के 3 अंग हो गए। क्या हो गए, ये 3 अंग हो गए। पहला तो ये वस्तु, कौन वस्तु हो गया, यानी मिल्क हो गया, है ना, वस्तु, ये मिल्क हो गया। अब जो उपकरण के द्वारा हम माप रहे हैं, यानी लीटर के द्वारा हम माप रहे हैं, ठीक। और तीसरा वो मापन करता, तो दूध वाला हो गया। तो वही कहा जा रहा है कि मापन के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। पहला तो वस्तु या प्राणी, ठीक, जिसका हमें मापन करना है। दूसरा, हम मापन किसके द्वारा करेंगे, किसी उपकरण के द्वारा या किसी विधि के द्वारा, ठीक। और उसके बाद तीसरा हो गया वह व्यक्ति जो मापन करता है अथवा मापन करता। अब समझ लीजिए, ये तो हमने वस्तु की बात की। अब समझ लीजिए आप प्राणी के बारे में, ठीक। जैसे प्राणी है, ठीक, प्राणी में क्या आएंगे, व्यक्ति आएंगे, बच्चे आएंगे, स्टूडेंट्स आएंगे। तो समझ लीजिए स्टूडेंट्स हैं, ठीक। अब स्टूडेंट का हमें क्या करना है, मापन करना है, यानी इनके योग्यताओं का या विशेषताओं का मापन करना है। तो ये पहला अंग हो गया, है ना, स्टूडेंट आपका क्या है, पहला अंग हो गया। और दूसरा क्या है आपका, जो है उपकरण या विधि। तो उपकरण अगर वस्तु होता है तो हम उपकरण के द्वारा मापते हैं। अब विधि, विधि क्या होगा इसमें, हम मान लीजिए आपका टेस्ट हो जा रहा है, ठीक, टेस्ट हो रहा है, या तो फिर क्या हो रहा है कि मान लीजिए गेम वगैरह हो रहा है, तो उसके द्वारा क्या होता है, ये आप सेकंड वाला हो गया, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, मापते हैं, ठीक। टेस्ट क्या हो गई, आपकी विधि हो गई। और तीसरा आपके क्या हो गए, टीचर हो गए, यानी ये जो टीचर है यही मापन करता है, इन्हीं टीचर के द्वारा, ठीक, टेस्ट लिया जा रहा है, वो भी किसका, स्टूडेंट का। तो इसको समझाने का ये मतलब है कि आप समझ जाएं कि मापन के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। पहला तो आपका
वस्तु, है ना, वस्तु या प्राणी, वस्तु प्राणी इन सब की क्या होता है, विशेषताओं का मापन किया जाता है। ठीक, ये पहला अंग हो गया। और दूसरा अंग क्या है कि इन विशेषताओं को मापने के लिए उपकरण, ठीक, उपकरण या फिर विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक। और तीसरा है आपका कि वह व्यक्ति जो मापन करता है या मापन करता होता है, तो ये आपके मापन के अंग हैं। आई बात समझ में? अब हम देखेंगे मापन के प्रकार। तो मापन के 3 प्रकार हैं। ठीक, पहला है आपका निरपेक्ष मापन, दूसरा है आपका सामान्यीकृत मापन और तीसरा है आपका इप्सेटिव मापन। ठीक, निरपेक्ष को बोलते हैं एब्सोल्यूट, सामान्यीकृत को बोलते हैं, सामान्यीकृत को बोलते हैं नॉर्मेटिव, और इप्सेटिव को इंग्लिश में इप्सेटिव ही बोलते हैं। ये आपके 3 प्रकार के मापन हैं। अब हम देखेंगे कि शैक्षिक मापन क्या होता है। एग्जाम में पूछा गया है लगातार 2016, 17, 18 लगातार पूछा गया है। देखिएगा शैक्षिक मापन होता क्या है, यानी एजुकेशनल मेजरमेंट क्या होता है, इसको समझिएगा। शैक्षिक मापन का अर्थ, ठीक, शैक्षिक मापन का अर्थ क्या होता है वो समझिए। देखिए, शैक्षिक मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षा प्रक्रिया के विभिन्न अंगों की उपयोगिता, शिक्षा से जुड़े विभिन्न क्रियाओं की उपयोगिता व छात्रों की बुद्धि, रुचि, अभिवृत्ति एवं शैक्षिक उपलब्धियों आदि को निश्चित मानकों के आधार पर देखा परखा जाता है। वह उन्हें निश्चित मानक शब्दों व चिन्हों में प्रकट किया जाता है। ठीक, जैसे बुद्धि को हम टेस्ट के द्वारा माप सकते हैं, रुचि, अभिवृत्ति आदि। देखिएगा, अब समझिएगा शैक्षिक मापन क्या होता है। यानी शैक्षिक मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, ये जो शिक्षा है, ठीक, जो शिक्षा प्रक्रिया है उसमें हम शिक्षा से जुड़े हुए जो भी छात्र हैं, ठीक, उनका क्या है विभिन्न क्रियाओं के द्वारा, जैसे मान लीजिए क्या हो गया, टेस्ट हो गया, ठीक, पजल हो गए, इन सब के द्वारा क्या करते हैं, बच्चों की यानी छात्रों की बुद्धि का पता लगाते हैं कि बच्चों की बुद्धि कितनी विकसित हुई है। ठीक है, उनकी रुचि किसमें किसमें है, इन सब चीजों का क्या करते हैं हम शैक्षिक मापन के द्वारा हम उनकी बुद्धि कितनी प्रोग्रेस हुई है, कितना डेवलप हुआ है, किस चीज में, किस सब्जेक्ट में उनको ज्यादा रुचि है, किसमें बच्चे सब्जेक्ट में ज्यादा वीक हैं, कहाँ पे उन टीचर्स को और पढ़ाने की जरूरत है। तो इन सभी चीजों का जो वो पता लगाते हैं, टेस्ट लेते हैं, उन्हीं को शैक्षिक मापन कहा जाता है। ठीक है, ये आपका शैक्षिक मापन का अर्थ है। फिर से समझ लीजिए, शैक्षिक मापन वह प्रक्रिया है, शैक्षिक मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षा प्रक्रिया के विभिन्न अंगों की उपयोगिता, शिक्षा से जुड़े विभिन्न क्रियाओं की उपयोगिता व छात्रों की बुद्धि, एक रुचि, अभिवृत्ति एवं शैक्षिक उपलब्धियों आदि को निश्चित मानकों के आधार पर देखा परखा जाता है और उन्हें निश्चित मानक शब्दों व चिन्हों में प्रकट किया जाता है। आई बात समझ में? जैसे क्या हो गया, बुद्धि, रुचि, अभिवृत्ति आदि। ठीक, ये आपका शैक्षिक मापन का अर्थ था। अब हम देखेंगे कि शैक्षिक मापन की परिभाषा क्या है। तो शैक्षिक मापन की परिभाषा जो है वो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग दिया है। तो हम वन बाय वन सभी का तो जो है पढ़ेंगे कि किसने शैक्षिक मापन की परिभाषा किस प्रकार दी है। ठीक, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रेडफील्ड के अनुसार। तो ब्रेडफील्ड जी ने क्या कहा है उसको देखते हैं। तो इन्होंने कहा है कि मापन किसी मापी जाने वाली वस्तु के गुणों को अंगों के रूप में प्रकट करने की वह प्रक्रिया है जो उस वस्तु की स्थिति को जहां तक संभव हो ठीक ठाक अंकित कर सके। ब्रेडफील्ड जी ने ये कहा है कि मापन जो है वह किसी वस्तु की माप करने वाली वह गुण है। ठीक, क्या कहा है इन्होंने, ब्रेडफील्ड जी ने कहा है कि मापन जो है वो मापी जाने वाली वस्तु के गुणों को अंगों के रूप में प्रकट करने वाली वह प्रक्रिया है जिससे क्या हो कि उस वस्तु की जो भी स्थिति है, ठीक, जहां तक पॉसिबल हो सके ठीक ठीक अंकित कर सके। ठीक, ब्रेडफील्ड जी ने कहा है कि जो वस्तु है उसकी जो भी स्थिति है, ठीक, उसकी जो भी स्थिति है, चाहे वो 1 किलो हो, चाहे वो
जो है 2 किलो हो, चाहे वो 3 मीटर लंबा हो, चाहे वो 2 इंच लंबा हो, जो भी वस्तु की स्थिति है उसको बहुत संभव हो सके और ठीक ठाक अंकित कर सके, यही क्या है आपके ब्रेडफील्ड जी के अनुसार मापन है। ठीक, तो फिर से समझ लीजिएगा, ब्रेडफील्ड जी ने कहा है कि मापन किसी मापी जाने वाली वस्तु के गुणों को अंगों के रूप में प्रकट करने की वह प्रक्रिया है जो उस वस्तु की स्थिति को जहां तक संभव हो ठीक ठाक अंकित कर सके। ठीक, अब देखिएगा दूसरा है आपका स्टीवेंस के अनुसार। ठीक, स्टीवेंस के अनुसार तो 2018 में पूछा गया है। तो देखिएगा स्टीवेंस जी ने कहा है कि किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार पदार्थों को अंक या संख्या प्रदान करने की प्रक्रिया मापन है। स्टीवेंस जी ने कहा है कि जो भी जो है कोई वस्तु है या व्यक्ति है, उन सभी चीजों को अंक या संख्या के रूप में प्रदान करने की प्रक्रिया ही मापन है। ठीक, और रॉस के अनुसार देखते हैं रॉस जी ने क्या कहा है। तो रॉस जी ने कहा है, ये आपका 2017 में पूछा गया है। रॉस जी ने कहा है कि मापन एक परमाणीकरण की प्रक्रिया है। मापन क्या है, एक क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी के रूप में जो है हम इसको माप सकते हैं। रॉस जी के अनुसार मापन क्या है, एक परमाणीकरण की प्रक्रिया है। आई बात समझ में। अगला देखिएगा जेपी गिलफोर्ड। ठीक, क्या है आपका जेपी गिलफोर्ड, इन्होंने क्या कहा है वो देखिएगा, निश्चित नियमों के अनुसार। ठीक, निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को अंक प्रदान करना ही मापन है। ठीक, जेपी गिलफोर्ड जी ने कहा है कि निश्चित नियमों के अनुसार जो भी वस्तु है या जो भी घटना है उसको अंक प्रदान करना ही आपका मापन है। ठीक, आई बात समझ में। अब देखिएगा शैक्षिक मापन के स्तर। तो आपका जो शैक्षिक मापन के स्तर क्या है वो देखिएगा, लेवल्स और स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक, जो भी शैक्षिक मापन के स्तर है वो कौन कौन से है उसको हम देखेंगे। तो कोई भी मापन कितना शुद्ध है यह उसके स्तर से पता चलता है, यानी जो भी मापन है वह कितना शुद्ध है या कितना है उस स्तर से हमें पता चलता है, उसके स्तर से पता चलता है। ठीक, तो मुख्य रूप से मापन के 4 स्तर है। कितने स्तर हैं आपके, 4 स्तर हैं। तो देखिएगा पहला है आपका शाब्दिक अथवा नामित स्तर। ठीक, यानी नॉमिनल स्केल। दूसरा है आपका क्रमिक स्तर। क्या है दूसरा आपका, क्रमिक स्तर यानी ऑर्डिनल स्केल। ठीक, तीसरा है आपका अंतराल स्तर। ठीक, यानी इंटरवल स्केल। तीसरा क्या है आपका, अंतराल स्तर यानी इंटरवल स्केल। और अगला आपका चौथा है अनुपात स्तर यानी रेशियो स्केल। ये आपके 4 जो है वो मापन के स्तर हैं। अब हम वन बाय वन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, पहला है आपका शाब्दिक अथवा नामित स्तर यानी नॉमिनल स्केल, इसको हम देखते हैं। तो गिलफोर्ड के अनुसार इन्होंने बताया है कि नामित स्केल के मापन में हम मात्रा सॉरी 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 हम मात्र कक्षा या समूह की संख्या का प्रयोग करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि गिलफोर्ड जी ने कहा है कि नामित स्केल के मापन में यानी नॉमिनल स्केल के मापन में हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, कक्षा या समूह की संख्या का प्रयोग करते हैं। किसका, कक्षा या समूह की संख्या का प्रयोग करते हैं। ठीक, समझिएगा कैसे। इस स्तर में मापित वस्तुओं या घटनाओं को उन्हीं के किन्हीं गुणों के आधार पर अलग अलग समूहों में रख दिया जाता है तथा प्रत्येक समूह को उसकी पहचान के लिए कोई एक नाम या चिन्ह दे दिया जाता है। इसी कारण इसे नामित स्तर कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि नामित स्केल में ठीक क्या होता है कि मापन हम कैसे करते हैं, ग्रुप में होता है। ठीक, और ग्रुप में जो चीजें होती हैं उनमें जो है किन्हीं गुणों के आधार पर उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक, और उसमें हम क्या करते हैं, फिर प्रत्येक समूह को उसकी पहचान के लिए एक नाम या चिन्ह दे देते हैं और इसी नाम या चिन्ह के द्वारा हम इसको नामित स्तर कहते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू आप अच्छे से समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए लिंग के आधार पर यानी ग्रुप, क्लास में क्या होता है, कक्षा क्या है आपका, समूह ही होता है ना, छात्रों का समूह होता है। तो अब हम इस समूह को जो है किसी, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा ना
कि इस स्तर में क्या होता है, मापित वस्तुओं या घटनाओं को किन्हीं गुणों के आधार पर, है ना। तो ये ग्रुप है। अब इसमें हम एक गुण के आधार पर इनको अलग अलग समूह में रख देंगे, जैसे लिंग के आधार पर, यानी कि हम ये देखेंगे इस क्लास में जितने भी बच्चे हैं, अब लिंग के आधार पर इनको हम दो समूहों में बांट रहे हैं ना। एक तरफ छात्र हो जाएंगे, एक तरफ छात्राएं हो जाएंगी, यानी एक तरफ लड़कियां, एक तरफ लड़के। तो वही कहा जा रहा है कि इसमें क्या किया जाता है आपके नामित स्तर में, कि मापित वस्तुओं या घटनाओं को उनके किन्हीं गुणों के आधार पर अलग अलग समूहों में रख दिया जाता है, तथा प्रत्येक समूहों को उसकी पहचान के लिए कोई एक नाम या चिन्ह दे दिया जाता है। ठीक, तो इसमें क्या हुआ कि लिंग के आधार पर छात्र और छात्राओं को विभक्त करना। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, स्थान के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में विभक्त करना, यानी एक ही जगह पे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनमें कैसे वो विभक्त कर रहे हैं कि ये आपके ग्रामीण से संबंधित है, ये आपके शहरी से, शहर से संबंधित है, यानी ये शहर के लोग हैं, ये गांव के लोग हैं। तो ये दो भागों में विभक्त कर दिया गया। ठीक, तीसरा है आपका विभिन्न देशों की क्रिकेट या फुटबॉल की टीम को अलग अलग रंग की यूनिफॉर्म के आधार पर विभक्त करना। जैसे कि आप सभी को पता है, कोई भी मैच होता है, चाहे वो क्रिकेट हो या फुटबॉल हो, जो भी आपका गेम होता है, तो वहां पे दो टीमें होती हैं। तो दो टीमें होती, तो उनको हम कैसे डिवाइड करेंगे। जैसे हमारा इंडिया है, ठीक, अगर आपका कोई और भी हो गया, तो इंडिया का जो यूनिफॉर्म होता है वो अलग होता है ना, ब्लू होता है। और जो अलग है आपका दूसरा देश है, मान लीजिए पाकिस्तान हो गया, तो उसका जो यूनिफॉर्म है वो क्या है, ग्रीन हो गया। तो जब दोनों एक साथ फील्ड पे जब आते हैं, तो लोग देखते हैं तो तुरंत उनको पता चल जाता है कि अच्छा ये दो टीमें हैं। पहला जो है ये आपका हमारा इंडिया का है, अदर जो ग्रीन कलर वाला है वो आपका पाकिस्तान का है। ठीक, आई बात समझ में। अब देखिएगा चौथा जो है, शिक्षा के स्तर के आधार पर छात्रों को मेडिकल छात्र अथवा इंजीनियरिंग छात्र आदि में विभक्त करना। मान लीजिए कहीं पे सेमिनार हो रहा है, ठीक, तो वहां पे जो है शिक्षा के लेवल के अनुसार छात्रों को डिवाइड कर दिया जाता है। वहां पे पूछा जाएगा कि हाँ मेडिकल के छात्र कौन कौन से हैं, तो उनको अलग करा बैठा दिया जाएगा, और इंजीनियरिंग के जो छात्र हैं उनको अलग बैठा दिया जाएगा। आई बात समझ में। अब दूसरा स्तर पढ़ेंगे, क्रमिक स्तर। कौन सा, क्रमिक स्तर, यानी ऑर्डिनल स्केल। ठीक, इसको समझिएगा, यह नामित मापने की अपेक्षा अधिक परिशुद्ध मापनी है। ठीक, यह क्या है आपका, नामित मापने की अपेक्षा अधिक परिशुद्ध मापनी है। ठीक, इस मापनी में घटनाओं, वस्तुओं या विशेषताओं को किसी गुण या समानता के आधार पर बढ़ते हुए, यानी असेंडिंग क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में, या घटते हुए क्रम में, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करके उन्हें श्रेणी प्रदान करते हैं। यानी जो आपका क्रमिक स्तर है उसमें क्या होता है कि जो भी चीजें होंगी, चाहे घटना हो, वस्तु, उन सब की जो भी विशेषताएं होंगी उनको हम क्या करेंगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे या तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो है हम उसको उसके स्तर के अनुसार हम उसको श्रेणी प्रदान करेंगे। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल है आपका, परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि क्रम प्रदान करना। जैसे एक क्लास है, तो एक क्लास के जो बच्चे हैं वो जैसे मार्क्स उनको मिले हैं, ठीक, जैसे भी उनको जो है नंबर मिले हैं, उसके आधार पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है इस क्रम में प्रदान करना। मान लीजिए कोई बच्चा 90 पाया है, कोई 80 पाया है, कोई 70 पाया है, कोई 60 पाया है, तो जो 90 वाला है वो प्रथम आ जाएगा, जो 80 वाला है वो द्वितीय आ जाएगा। तो वही कहा जा रहा है आपका ऑर्डरली स्केल क्या होता है कि किसी भी घटना या वस्तु या उसकी जो भी विशेषता है उसमें जो है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको श्रेणी प्रदान करना। ठीक, दूसरा है आपके प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों को क्रम प्रदान करना, है ना। जैसे जो खिलाड़ी सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है उसको प्रथम श्रेणी में रखा जाता है, उससे खराब वाले को सेकंड, उससे खराब वाले को थर्ड। ठीक, तीसरा है आपका अध्यापकों को प्रवक्ता, रीडर एवं प्रोफेसर की श्रेणी में रखना, यानी जो आपके अध्यापक हैं उनको भी अलग अलग श्रेणी में उनकी योग्यता के अनुसार रखा जाता है। ठीक, अगला है आपका छात्रों को
उनकी बुद्धि की मात्रा के आधार पर श्रेष्ठ, माध्यम और निम्न बुद्धि छात्रों में विभक्त करना, यानी जो छात्र हैं उनकी जो बुद्धि की मात्रा है उसके आधार पर जो है छात्रों को विभक्त करना। ठीक। तीसरा है आपका अंतराल स्तर। ठीक, तीसरा क्या है आपका अंतराल स्तर यानी इंटरवल स्केल। इसको समझिएगा ये क्या होता है। इस मापनी को क्रमिक मापनी की अपेक्षा अधिक शुद्ध, विकसित तथा विस्तृत सूचनाएं प्रदान करने वाली मापनी माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका अंतराल स्तर है, इसको जो है आपका जो क्रमिक स्तर हम लोगों ने पीछे पढ़ा उसके अपेक्षा इसको शुद्ध माना जाता है। ठीक, इससे क्या होता है कि जो बहुत डिटेल वाली जो सूचनाएं अगर हमें प्रदान करनी होती है तो हमें अंतराल स्तर से हम माप सकते हैं। ठीक, क्योंकि यह मापनी विभिन्न इकाइयों के अंतर को स्पष्ट करती है। ठीक है, जैसे समझिएगा फ़ारेनहाइट तथा सेंटीग्रेड। ठीक, थर्मामीटर इस मापनी के उपयुक्त तथा प्रचलित उदाहरण है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आपका अंतराल स्तर को हम जो मापते हैं, इसका फ़ारेनहाइट हो गया, सेंटीग्रेड हो गया, थर्मामीटर हो गया, इन सब का क्या है, ये उदाहरण है अंतराल स्तर का। ठीक, आगे देखिएगा बुद्धि, रुचि, अभिवृत्ति, अभिक्षमता, सृजनात्मक आदि इसी स्तर पर मापा जाता है। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि जो अंतराल स्तर है इसके द्वारा हम बुद्धि, रुचि, अभिवृत्ति, अभिक्षमता, सृजनात्मक इन सभी को हम अंतराल स्तर के द्वारा माप सकते हैं। आई बात समझ में। अब देखिएगा आपका चौथा जो है वो है आपका अनुपात स्केल। ठीक, अनुपात स्तर यानी रेशियो स्केल। इसको समझिएगा उपरोक्त तीनों में यह मापन का सर्वोच्च स्तर है। यानी सबसे ज्यादा जो है, सबसे अच्छा स्तर जो माना जाता है वो आपके अनुपात स्तर को माना जाता है, यानी रेशियो स्केल को मापा जाता है। ठीक, तो उपरोक्त तीनों में जो हमने ऊपर तीन पढ़ा ना, क्रमिक हो गया और कौन सा था, नामित हो गया है ना, तो इन सब जो पीछे तीन हमने पढ़े हैं उससे ज्यादा जो एक्यूरेट है वो आपका अनुपात स्तर है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें तीनों स्तर की विशेषताएं विद्यमान है। यानी अनुपात स्तर में जो तीनों पीछे हम लोगों ने पढ़ा तीनों स्तर, वह इस सब में क्या है, उसकी जो भी विशेषताएं हैं आपके अनुपात स्केल में सब मिक्स हैं। ठीक, वास्तविक शून्य एब्सोल्यूट जीरो का होना इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसके द्वारा मापन अत्यधिक यथार्थ तथा शुद्ध होता है। इसके आधार पर हम दो स्थानों या विशेषताओं के मध्य दूरी का अनुमान लगा सकते हैं। यानी आपका जो कहने का मतलब ये है कि जो आपका अनुपात स्तर होता है इसके द्वारा जो भी हम मापन करते हैं वो सबसे ज्यादा शुद्ध होता है। ठीक, इसके द्वारा क्या करते हैं हम कि कोई भी स्थान है या उसकी विशेषताओं के मध्य कितनी दूरी है, क्या कैसे है, सब पता कर सकते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देखिएगा, यदि ए और बी छात्रों की क्रमशः 30 या 60 अंक प्राप्त हुए हैं तो हम कह सकते हैं कि जो गुण ए में है उसकी दो गुनी मात्रा बी में है। ठीक, तथा उसका अनुपात क्या है, एक या दो, एक अनुपात दो है। इसमें सभी गणितीय गणनाओं जैसे प्लस माइनस गुणा भाग का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए दो बच्चे हैं, एक ए है एक दूसरा बी है। ठीक, ए का जो अंक है 30 है और जो बी का अंक है वो क्या है, 60 है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ए है, ए की दोगुनी जो मात्रा है वो बी की है ना। ए मान लीजिए 30 है तो 30 ए का जो मार्क्स है वो 30 है, तो ए का दोगुना क्या है, बी है। ए का जो दोगुना मार्क्स है वो बी को मिला है, यानी दोगुना कैसे होगा, 30 गुणे 2 हुआ ना, तो क्या हो गया आपका 60 हो गया। तो वही कहा जा रहा है कि ए जो है, ए में जो गुण है उसकी दोगुनी मात्रा किसमें है, बी में है। ठीक, तो इसी प्रकार से एक मिनट, ठीक, इसी प्रकार से अगर हम पता करेंगे तो इसका रेशियो हमें पता चल जाएगा, है ना। ये जीरो जीरो कैंसिल हो गया, तीन
दूनी 6, तो 1:2 आ गया, है ना। तो ए और बी का अनुपात कितना हो गया, 1:2 हो गया। यही कह रहा है कि यदि ए और बी छात्रों की क्रमशः 30 और 60 अंक है, तो हम कह सकते हैं कि जो ए का गुण है उसका 2 गुना बी का गुण है, ठीक। और इसका अनुपात आप कैसे करेंगे, 30 दूनी 60, एक और 1:2, ये पता चल जाएगा इसी प्रकार से। और इसमें आपके रेशियो स्केल में जितनी भी गणितीय गणना होती है, इसमें रेशियो स्केल में आपका प्रयोग होता है, जैसे प्लस माइनस गुणा भाग जो भी है, आपका रेशियो स्केल में ये जो है सारी गणितीय संक्रियाएं यहाँ पे उपयोग होती हैं। आई बात समझ में। तो आज हम लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ा अच्छे से। अब जो है अगली क्लास में हम चैप्टर 1 से जितने भी संबंधित क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, जो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, अति लघु हो गया, लघु उत्तरी हो गया, सब आपको सॉल्व कराए जाएंगे। आई बात समझ में। और हाँ, क्लासेस कैसी लगी हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और प्लीज आप लोग क्लासेस को शेयर करिएगा ताकि और बच्चे हमसे जुड़ पाए, ठीक। और फर्स्ट सेमेस्टर वालों की बच्चों की जो भी मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है उसको जरूर फॉलो करिएगा, उसको जरूर निभाइएगा। उससे क्या होगा कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं वो पढ़ाई के प्रति क्या होंगे, थोड़े जागरूक होंगे और उनका बैक नहीं लगेगा। तो आप लोग को भी कुछ अच्छा योगदान करेंगे तो मे बी कुछ अच्छा हो जाए, है ना। तो चलिए क्लास को यहीं एंड करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम आईडी से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम आईडी से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।